Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 2 of chapter number 5 physical and chemical changes. तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, क्विकली उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ केमिकल चेंजेस. लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में. फिजिकल चेंजेस आप इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं, SSS&C से. स्टेट, शेप एंड साइज. सी फॉर कलर. जब कोई भी चेंज इनके अंदर होता है, कोई भी बदलाव होता है इनके अंदर, तो वो होता है फिजिकल चेंज. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कटिंग ऑफ पेपर, राइट, वाटर, आइस एंड स्टीम वाला एग्जाम्पल देखा था. तो इतने सारे एग्जाम्पल देखे थे. आज हम क्या पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में. सबसे पहले तो जो बेसिक थिंग होती है, आप सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए, खुद ही ये देखिए कि क्या होता है आखिर केमिकल चेंज. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ना भी सोचना हो तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में, आपको अपने आप समझ आ जाएगा. तो यहाँ से शुरू करते हैं. केमिकल चेंज, अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. अब मैं एग्जैक्टली ऐसे ही किसी 7th क्लास के स्टूडेंट को बोलूँगी केमिकल चेंज, तो उसको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा. ठीक है, बट उसको ये पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती. रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है, जिसको हम अपनी सिंपल हिंदी भाषा में बोलते हैं कि आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहे. और आयरन ऑब्जेक्ट्स तो आपने देखे होंगे, आयरन के गेट देखे होंगे. तो ठीक है, कई बार आप देखते हैं उनका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है, जर्जर, और आप उसको टच करते हैं ना तो वो उतरता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जर लग गया है आयरन को, या यू कैन से लोहे को जर लग गया है. दैट इज सिंपल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज. इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम. और ऐसा कब होता है? जब वो आयरन बाहर ओपन सरफेस में है. इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड. पार्क के गेट देखे होंगे आपने, जो सबसे ज़्यादा रस्ट जिन पर आपको दिखाई देता है वो पार्क के गेट्स होते हैं. ठीक है, और फार्मलैंड्स और आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स. और बेंच भी देखे होंगे ना आपने, स्कूल्स के अंदर भी देखते हैं बहुत बार आप. राइट, तो ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड. मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि किससे ये बिलोंग करता है. जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट होगा वो अगर बाहर खुले में है, अगर वो वाटर या यू कैन से एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसको रस्ट लगेगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द atmosphere for some times. In the kitchen, a wet iron pan tawa often gets rusted if. ये जो थे स्पैट्स, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जो भी टूल्स होते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स, वो क्या किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं. और वो रेगुलरली एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है. ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली रस्टिंग, तो ये कंप्लीट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में, तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आपके लिए सिर्फ एक एक्सपोजर है कि आपने कोई भी केमिकल चेंज नहीं देखा होगा, तो एटलीस्ट आपने ये तो देखा होगा कि जो लोहा है उसको जर लगता है. ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है, वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा एक आयरन होता है. ठीक है, आप जो दोनों चीज़ों को, आयरन को और रस्टेड आयरन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे दोनों कितने अलग अलग हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट. तो जो आयरन, रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है, बल्कि ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, जो कि हम बाद में देखेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी 5.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. क्या ध्यान में रखना है आपको, ये आपको टीचर करके दिखाएगा.
इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आपने मैग्नीशियम रिबन देखा है? नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ। एक रिबन होगा, रिबन तो आपने देखा होगा, सिंपली जो रिबन होता है। ठीक है, अगर वो मैग्नीशियम का बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। अब बर्निंग रिबन क्यों बोल रहा है? मतलब हम इस रिबन को क्या कर रही हैं? जला रहे हैं, बर्न कर रही हैं। ठीक है, तो आपको इसको एक बिल्कुल ऐसे घूर के बहुत टाइम तक नहीं देखना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज हार्मफुल फॉर आवर आईज। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। अब इसने क्या बोला है? गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम के एक स्मॉल सा पीस आपने ले लेना है, उसको साफ करना है सैंड पेपर के साथ। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम एंड इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वाइट लाइट दिख रही है, ठीक है, कितनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली में हुआ क्या? बर्निंग, कभी भी आप बर्निंग आएगा ना, मतलब जैसे आप सिंपली देखिए, और कोई एग्जांपल आपको नहीं पता हो तो फायरवुड के बारे में आपने सुना होगा। हम लकड़ी जलाते हैं घर पे, क्या होता है? पहले वो क्या होती है? लकड़ी होती है, उसके बाद क्या बच जाती है? उसकी राख बच जाती है, ऐश बच जाती है। ठीक है, तो कभी भी हम उस ऐश को वापस से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बर्निंग ऑलवेज एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज, यू हैव टू नो दिस। वन इज कम्प्लीटली बर्न, जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, कितनी अच्छी वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा था ना बर्निंग के टाइम पर, तो एक पाउडरी ऐश बचती है, पाउडरी ऐश। ठीक है, अब बर्निंग में आपको पता है कौन सी गैस हेल्प करती है? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प करेगी, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, और ये क्या है? ये हमें ऐश की फॉर्म में मिलती है, राख की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो ऐश आपको मिली है, क्या ये इस रिबन से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको? कहाँ रिबन और कहाँ ऐश? दोनों ही बिल्कुल ना शेप में ना साइज में। फिजिकली तो रिबन तो डिसअपियर हो गया, हमारे पास ऐश बच गई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और दोनों ही बिल्कुल एक जैसे नहीं है, ना ही दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ठीक है, एज यू नो द NCERT इज क्वाइट वरीड अबाउट चिल्ड्रन। अब इसको हर एक चीज़ का मतलब बताना होता है। जैसे इक्वेशन बोल दी ना इसने, अब NCERT में लिखा था चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द विच वी हैव स्टडीड इन आवर मैथ्स क्लास। ठीक है, जो हम मैथ में पढ़ते हैं उस इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। कैसे? अब आपको ये एरो का सिंबल दिख रहा होगा, बल्कि मैथ्स में हम इस इक्वलिटी का यूज़ करते हैं, मतलब बोथ द थिंग्स आर इक्वल। एरो का मतलब क्या है? पहले ये मैग्नीशियम था, पहले ये ऑक्सीजन थी, बट जो बाद में जो चीज़ बनी है ना, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, तो बिकम्स, इसका मतलब होता है बिकम्स। यही इसके अंदर लिख रखा है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंसिंग आपकी नहीं आई है, ये आपको बहुत ही स्मॉल लेवल पर, यू कैन से 7th क्लास के लेवल पे बता रही है, बट एग्जैक्टली हायर क्लासेस में भी जाके बच्चों को ये बात नहीं पता होती, क्योंकि इनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मिलते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि बर्निंग के बाद ऑब्वियसली उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, उसकी कंपोजिशन के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ बर्निंग की, तो क्या पेपर के टाइम पे जब आपने कटिंग की थी तो क्या वो एग्जैक्टली उसी जैसा नहीं दिखता था? हाँ, उसका साइज कम हो गया था, बट वो क्या था? सेम, एग्जैक्टली सेम कलर, सेम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलेक्ट द ऐश। अब जो आपको MgO मिला है उसको इकट्ठा करें। उसके अंदर आपको क्या डालना है? उसके अंदर आपको वाटर डालना है, दैट इज H2O। स्टिर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इसने क्या बोला है? डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब आप जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो आपको पता होता है कि जो OH होता है ना, सिंपली वो बेसिस के अंदर होता है। अगर बेस है तो वो क्या करेगा? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है OH से, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ आपको OH से मेरा मतलब था क्या। आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाटर दिख रहा है H2O। क्योंकि आप सिंबल्स के साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इसीलिए मैंने एसिड बेस और सॉल्ट वाली क्लास में ये नहीं बताया था। जहाँ पर जैसे कि हमने बात की HCl की, HCl इज ऑल्सो एन एसिड, ठीक है। तो एसिड्स के पास होते हैं H पॉजिटिव आयंस और जो बेसिस होते हैं उनके पास होता है OH। तो बहुत बार आपको अगर पता नहीं लगे दैट इज इट इज़ एसिड और इट इज़ बेस, तो उस टाइम पे हमारे पास इंडिकेटर्स तो हैं ही, बट फॉर्मूला देखकर भी आप बता सकते हैं जिसके अंदर OH है वो बेस है और जिसके अंदर H है वो एसिड है। बहुत बार आपको OH मिलेगा और वो एसिड मिलेगा, बट उसमें जो आयंस की फॉर्मेशन होती है ना वो H पॉजिटिव होती है, इस वजह से वो क्या होता है एसिड। अगर आप भी समझ नहीं आया तो कंफ्यूज नहीं होना, हायर क्लासेस में जाकर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप रेड या ब्लू लिटमस पेपर से इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक बेस है। विच वन इज बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, ठीक है। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब MgO बना था बर्निंग के बाद, वो एक नया सब्सटेंस था। तो मतलब जो हमेशा जो केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल चेंज होगा वो लिटरली चेंज होगा, मतलब पुरानी चीज़ से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। उसके अपने पास जो नई चीज़ बनी उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी, खुद का एसिड बेसिक नेचर होगा, या वो सॉल्ट है कुछ भी है तो उसकी खुद की सारी चीज़ होंगी, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, एसिड बेस वाली क्लास में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से बनी है, ठीक है। जो ऐश, जो राख हमें मिली थी बर्न करने के बाद, ठीक है, वो एक नई सब्सटेंस थी। अब उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया तो एक नई सब्सटेंस बनी है, ठीक है। आई होप दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं, मतलब you can say that a chain of reactions every time there is a chemical change. Next पढ़ते हैं activity 5.7 to be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoon full of copper sulfate. अब आ जाता है हमारे पास copper sulfate, blue vitriol, इसी के नाम है ये सारे, हिंदी इंग्लिश, और you can say that. In about half a cup of water इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर, मतलब आपको एक इसमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर के अंदर जब आपने कॉपर सल्फेट को डाला उसके बाद आपको उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, H2SO4 की, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा था ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है, और हार्मफुल और डेंजरस एसिड भी था, ठीक है। तो इसकी 2-3 ड्रॉप्स ही आपको डालनी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। तो आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा, ब्लू कलर। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल, ड्रॉप अ नील। अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल को निकाल लेना है, उसके अंदर आपको क्या डालनी है, आयरन नेल डालनी है, आयरन नेल लोहे की, जिसका कलर कैसा होगा, ग्रे कलर होगा, आप पहले देखेंगे। आप फिर उसको आधे घंटे के लिए सोल्यूशन के अंदर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कलर ऑफ द सोल्यूशन कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल, सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। पहले जो हमने जो सोल्यूशन लिया था वो ब्लू कलर का था, आप देखो अब रिएक्शन होने के बाद वो कैसा हो गया, तो आपको दिख रहा है ग्रीनिश कलर हो गया है, बिल्कुल। ये रिएक्शन कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छी तरीके से शो कर रखी है। कॉपर सल्फेट था, ये सोल्यूशन था, अब इसके अंदर हमने आयरन नेल और कैन से आयरन ब्लेड, कुछ भी डाल सकते हैं दैट बिलोंग्स टू आयरन, ठीक है। तो ये देखो ग्रीन कलर चेंज हो गया। अब ये ग्रीन कलर कॉपर सल्फेट का नहीं है, रिएक्शन हुई है भाई, रिएक्शन हुई है, रिएक्ट कर गए हैं दोनों, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का है ये ग्रीनिश कलर। आई होप दिस इज क्लियर। और ये देखो ये जो ग्रे कलर का ब्लेड था उसका कलर कैसा हो गया है, ब्राउन। तो इसके ऊपर क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। ब्लू से ग्रीन हो गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन हो गई है आयरन सल्फेट की, एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, कलर भी चेंज हो गया, और दैट इज अ परमानेंट चेंज इन कलर, ठीक है।
द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, आयरन नेल उसके अंदर डाली, क्या बना, एरो क्या शो कर रही है कि व्हाट इट बिकम्स, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है. और आपने देखा जो नेल है उसका कलर भी क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया, वो ग्रे से ब्राउन हो गई है. दैट इज ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर. एक्टिविटी 5.8, टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर. अब आपको विनेगर लेना है. विनेगर आपको क्या पता है, एसिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, एसिडिक एसिड. अब उसके अंदर आपको एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. अब उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डालना है. यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड, मतलब जब आप इसको डालेंगे उसके बाद आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी और आपको बबल्स भी दिखाई देंगे. बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट. बबल्स किसके हैं, गैस के. कौन सी गैस है, कैसे पता चलता है कि कौन सी गैस है. अगर मैं इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डाइऑक्साइड क्या देगा, व्हाट इट बिकम्स, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अदर सब्सटेंस. ठीक है, आपके लिए CO2 इंपॉर्टेंट है. जिस गैस के बबल्स रिलीज हुए थे वो थी CO2. द रिएक्शंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज. अब कैसे पता चला कि मुझे ये CO2 थी, हाउ कैन आई से इट. ये देखो सेटअप, देखो रिएक्शन का सेटअप आपको दिख रहा है. सेटअप टू पास गैस थ्रू लाइम वाटर. अब आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर हमने विनेगर लिया था, बेकिंग सोडा लिया था, दोनों को मिक्स किया था. अब इसको बंद कर दिया है कॉर्क से. उसके साथ में ये जो ग्लास ट्यूब जो आपको दिख रही, इसको इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रखा है. एक्चुअली में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लाइम वाटर. ठीक है, चूने के लाइम क्या होता है, जो चूना होता है उसके अंदर पानी मिला रखा है, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है. अब देखो इसका कलर पहले क्या करते हैं, इसको ये लाइम वाटर को क्या बना देगी, मिल्की बना देगी. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगी. सिर्फ ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ CO2 कर सकती है. इससे हमें पता चल जाएगा किसकी प्रेजेंस है इसके अंदर, CO2 गैस की प्रेजेंस. और यू कैन से विनेगर प्लस में बेकिंग सोडा क्या देता है, CO2. आई होप दिस इज क्लियर. You can see here carbon dioxide, CO2 plus lime water, CaOH twice, जिसको हम select lime बोलते हैं. क्विक लाइम होता है, select lime होता है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. डो नॉट कंफ्यूज. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है विद वाटर. एक बात और, अगर आपको कभी भी समझना है दिस इज अ केमिकल चेंज और ये रिएक्शंस हैं, वो केमिकल चेंज कैसे है. वैसे पहली बात तो ये कि केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज होगा. बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो ये देखो जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. अगर आपको बिल्कुल समझना है तो ये भी बता सकते हैं. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 इसके थ्रू पास की, जैसे कि आपने देखा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की. और आपको इसके प्रेसिपिटेट दिखेंगे, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर CO2. अगर हम बोले कि CO2 कहीं पर प्रेजेंट है, जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन एवर, जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं और ब्रीथ आउट, तो उस टाइम पर CO2 रिलीज होती है. ठीक है, अब आपको कैसे पता कि CO2 ही रिलीज होती है, तो ये टेस्ट आप वहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि CO2 क्या कर देगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी. ठीक है, तो शो दैट कि जो एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट स्टडी करते हैं इन एक्टिविटीज 5.6 एंड 5.8. यू सा दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस. हमेशा जब भी केमिकल चेंज होगा या कोई भी रिएक्शन या कोई भी आपने एक्टिविटीज़ देखी, आपने इसमें क्या देखा कि जो नई सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो जिससे ये बनी है उससे अलग है. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस. कॉपर वॉज डिपोजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन. ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा में आपने देख लिया CO2 प्रोड्यूस हुई है विच टर्न लाइम वाटर मिल्की. क्या विनेगर लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये CO2 की प्रॉपर्टीज है. राइट, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. और आप नई सब्सटेंस भी बता सकते हैं क्या इसके अंदर फॉर्म हुई है. नेक्स्ट, तो ओवरऑल इतना सारी जो हमने रिएक्शंस, इतनी सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी किया है, तो कोई ना कोई कंक्लूजन होगा इसका. तो कंक्लूजन क्या निकला है, केमिकल रिएक्शंस का, यू कैन से केमिकल चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे.
अ चेंज मतलब बदलाव, इन विच जिसमें वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा नई सब्सटेंस, नई चीज़ की फॉर्मेशन होती है, बनती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने सारे देखे, सारे केमिकल चेंज थे, बट सब में क्या हो रही है, कोई ना कोई रिएक्शन तो हो रही है, तो सिंपली आई कैन से दैट केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, दैट जहाँ जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम सर्वाइव करते हैं, तो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ों की फॉर्मेशन करते हैं, एवरीथिंग दैट शुड बी पॉसिबल बाय ओनली केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज नहीं होंगे तो नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, अगर मैं बोलूँ डाइजेशन ऑफ फूड में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो जो फूड हमने खाया वो एज इट इज़ हमारे अंदर ऐसा ही रहेगा, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हाउ कैन वी सर्वाइव, राइट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई केमिकल चेंज ना हो, केमिकल रिएक्शंस ना हो, तो फ्रूट पकेगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ओनली नॉट वन केमिकल रिएक्शन, दे आर कंप्लीटली सीरीज में केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। अ मेडिसिन इज इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई मेडिसिन बन रही है, सिंपली हमें मिलती नहीं है मेडिसिन कि ऐसे मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ से इस पेड़ से तोड़ लाना, अदरवाइज उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट ऐसा थोड़ी होता है। कभी किसी के अंदर कौन सा सोल्ट ऐड, कौन सा एसिड, कौन सा मिनरल, कौन सा बेस, कैसे क्या क्या कंपाउंड ऐड करके, क्या एलिमेंट ऐड करके हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है पुराने सब्सटेंस की रिएक्शन से। यूजफुल न्यू मटीरियल्स सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, जितने भी हम ये मटीरियल्स देखते हैं प्लास्टिक, ये बने होते हैं किससे, कोई एक इनकी सिंगल यूनिट होती है, अगर वो उसमें के अंदर रिएक्शंस ना होती, उसकी चेन की फॉर्मेशन ना होती, तो आई थिंक सो these substances are not possible, are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. Reactions artificially करती हैं वही chemical reaction, जैसे as in the case of medicines, बट नेचुरली भी आप बहुत सारे फिनोमेना देखेंगे, जैसे डाइजेशन विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जिसमें भी आपको रिएक्शन याद है ना, फोटोसिंथेसिस में हमने बना था क्या, CO2 प्लस वाटर गिव राइज टू व्हाट, फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या थी, लिया कुछ बना कुछ, आप ये भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बता रखा है कि वी हैव सीन दैट वन और more new substances are produced in a chemical change, right? Heat, light or any other radiation, ultraviolet for example, may be given off or absorbed. अब इसने क्या बोल दिया, हीट लाइट, मतलब रिएक्शंस में ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हैव यू सीन, उसमें हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, और बाद में जो वाइट लाइट जो आपने देखी, ब्राइट वाइट लाइट, वो भी क्या है, हीट है, लाइट है, दोनों चीज़ें, वो लाइट जो आपने देखी, एंड एनी अदर रेडिएशंस, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द केमिकल चेंज। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, फायर क्रैकर्स की बात करूँ मैं, एक्सप्लोजन की बात आप कर सकते हैं, उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। ऐसे क्यों होता है, खाना देखा है ना, उसमें बहुत बार फाउल स्मेल आने लग जाती है, उसका पहला जो टेस्ट होता है उस टाइम पे भी स्मेल होती है, दीज आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज अभी देखा किसमें, कॉपर सल्फेट वाले में। अ गैस में भी फॉर्म, विनेगर और बेकिंग सोडा वाले में हमने देखा कि CO2 की फॉर्मेशन हो रही है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किए, जैसे फिजिकल चेंजेस के, ऐसे हमने आज स्टडी किए केमिकल चेंजेस के। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी बचता है हमारा। और सबसे मेन चीज़, आप आसपास ऑब्जर्व करिए कि कौन सा चेंज केमिकल है और कौन सा चेंज फिजिकल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें इस चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, या यू कैन से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।